गुड मॉर्निंग। हाँ, ऑडिबल है ना? ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म। आप मयूरी मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, अभी न्यूज़ चैनल में जॉब करते हो? हाँ, ठीक है। तो लाइक क्या प्रोफाइल अभी आपकी यहाँ पर? अ, अभी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ठीक है, अभी ग्राफिक डिजाइनर हो तो अभी लाइक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? मोटिव स्टार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, विजार्ड यूज करते हो। वो तो वीडियो एडिटिंग के लिए हो गया ना एक तरीके से। नॉट फॉर एडिटिंग एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग ग्राफिक। हाँ राइट, 3D टाइप के जो होते हैं, राइट। हाँ, हाँ तो न्यूज़ चैनल में ज्यादा विजार्ड यूज करते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप ना अपना कोर्स कंटेंट ना कुछ मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग। पता है क्या रखना, आप फोटोशॉप रख लेते हैं, इलस्ट्रेटर रखेंगे, एंड आप आफ्टर इफेक्ट ले लेना। मेरे ठीक। को आफ्टर नहीं करना, मतलब अच्छा, वो कैमरा से एडिट करना है अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आफ्टर ठीक है जी। और कौन से चैनल में कर रहे हो आप जॉब? ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ना आपको ना सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताता हूँ कि हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं। पहले हम सिर्फ दो सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हैं। जो मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है ना, जो हर कंपनियों में यूज होते हैं, वो होता है इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एंड अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, जिसमें अच्छी सैलरी भी अच्छी है, जिसमें लाइक वो है फिग्मा। ठीक है। फिग्मा में बेसिकली ना डिजिटल वर्क के लिए, जैसे यूआई यूएक्स हो गया, वो उसके लिए आप फिग्मा यूज करोगे। एंड इलस्ट्रेटर जो होता है वो डिजिटल एंड प्रिंटिंग दोनों केस में आ जाता है, और फोटोशॉप डिजिटल में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग ना डिफरेंस समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर में। तो बेसिकली हमारे पास ना दो कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक रहता है वेक्टर ग्राफिक। ये सेक्शन में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सारे सारे मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, तो मैं आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग में साथ साथ शेयर करते रहूंगा। हाँ, वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। एंड सेकंड रहता है रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो आप किसी कंपनी में जाओगे तो एक सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ना आपने जो सारे सॉफ्टवेयर सीखे उनमें डिफरेंस क्या है, सारी चीजें हर एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि इलस्ट्रेटर जो होता है, या आपने कोरल ड्रॉ के बारे में सुना होगा, ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। हाँ। फोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर होता है। एंड फिग्मा जो है वो भी एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। अब वेक्टर एंड रास्टर में डिफरेंस क्या रहता है? जैसे कि अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, इन वेक्टर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय लाइंस एंड मैथमेटिकल शेप्स। तो इफ वी जूम ऑब्जेक्ट 200 टाइम्स, इट विल नॉट डिस्टॉर्ट और पिक्सलेट। तो जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट कभी पिक्सलेट नहीं होते, कितना भी आप स्केल कर लो, उसकी रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम कोई प्रिंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हम वेक्टर सॉफ्टवेयर को लेके चलते हैं। ठीक है। अगर कोई क्लाइंट बोलता है आपको कि लोगो डिजाइन करना है, तो भी हम लोग वेक्टर सॉफ्टवेयर को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है। और डिजिटल में भी ये यूज कर सकते हो वेक्टर सॉफ्टवेयर, तो इसलिए इलस्ट्रेटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लाइक अगर हम इलस्ट्रेटर अच्छे से तरीके से सीखते हैं तो 70 to 80% ग्राफिक डिजाइनिंग हम इलस्ट्रेटर में ही सीख जाएंगे। ठीक है। क्यों? और अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो रास्टर सॉफ्टवेयर आ जाता है। इन रास्टर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय पिक्सल्स। तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर था वो मैथमेटिकल शेप से ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा था, पर यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट है हमारा पिक्सल से जनरेट हो रहा है। ठीक है।
सो इफ वी जूम इट विल डिस्टॉर्ट और पिक्सलेट। तो अगर हम इस केस में काम करेंगे, रास्टर में काम करते हैं, तो स्केल करने पे ना चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती है, पिक्सलेट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप डिजिटल काम कर रहे हो, क्योंकि जब हम लोग किसी वेबसाइट के लिए, किसी एप्लीकेशन के लिए बैनर डिजाइन करेंगे, तो उस केस में हमें जूम करने की तो नीड है नहीं। तो जिस साइज पे हम बनाएंगे उसी साइज पे बिल्कुल 100% पे परफेक्ट आउटपुट आएगा। तो हम लोग रास्टर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। पर हम बात करते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटिंग के लिए हमेशा हम प्रेफर करते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप में प्रिंटिंग नहीं कर सकते, प्रिंटिंग कर सकते हैं, पर क्वालिटी का इश्यू आ जाता है, थोड़ा पिक्सलेट हो जाता है। ठीक है। अब हम दोनों की समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, अगर प्रिंटिंग की बात करते हैं तो इसमें ना CMYK के कलर मोड यूज होता है। ठीक है। CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। आपने न्यूज़पेपर के नीचे बुलेट्स देखी होगी, 4 बुलेट्स बनी हुई होती है, वो यही होती है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जो रिप्रेजेंट करती है कि ये ऑफसेट प्रिंट होके आया है। ठीक है। तो प्रिंटिंग मशीन में ये 4 कलर की इंक डलेगी। अगर आप, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वेब के लिए, अगर हम डिवाइसेस के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग RGB कलर मोड का यूज करते हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू। रेड। ऐसा इसलिए करते तो जो हमारे डिवाइसेस के कलर जनरेट होते हैं ना, वो रेड ग्रीन ब्लू से होते हैं। और जो प्रिंटिंग में, जो पेपर पे जो कलर डल चढ़ते हैं, वो CMYK के कलर चढ़ते हैं। अगर आप RGB से प्रिंट निकालोगे ना, तो बिल्कुल प्रिंट ना ब्लैक ब्लैक सा प्रिंट निकलेगा, डार्क डार्क सा प्रिंट निकलेगा। ठीक है। क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रिंटिंग के लिए जो काम कर रहा होता है वो CMYK के कलर मोड के साथ जाता है। पर अगर वेबसाइट के लिए कोई काम कर रहा होता है तो RGB कलर मोड के साथ जाता है। पर कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि हमें प्रिंटिंग में भी RGB यूज करना पड़े। लाइक अगर हम प्लास्टिक के ऊपर प्रिंट करवाने की सोच रहे हैं, तो उस केस में हमें डिजिटल प्रिंट मशीन की नीड पड़ती है। ठीक है। तो हम RGB कलर यूज करेंगे। ठीक है। लाइक अगर हम टी शर्ट प्रिंटिंग की बात करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, टी शर्ट के ऊपर स्टिकर्स लगा के सेल करते हैं, तो उस केस में भी हम लोग RGB कलर के साथ काम करते हैं। ठीक है। टेक्सटाइल प्रिंटिंग जो फैशन डिजाइनिंग के लिए काम करते हैं, वो भी RGB कलर के साथ काम करते हैं। ठीक है। एक और चीज सीखने वाली है इसमें, रेजोल्यूशन मतलब क्वालिटी। अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग हाई रेजोल्यूशन को फॉलो करेंगे, यानी 300 PPI और DPI। PPI स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच एंड DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। PPI और DPI अलग अलग सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करेगा। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर PPI को सपोर्ट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर DPI को सपोर्ट करते हैं। मोस्टली सॉफ्टवेयर PPI को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। DPI को करता है, जैसे कोरल ड्रॉ DPI को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे, तो प्रिंटिंग के लिए हम हाई रेजोल्यूशन को यूज करेंगे, 300 PPI। अगर हम ऐसा नहीं करते, कम रेजोल्यूशन करते, तो प्रिंट हमारा अच्छा नहीं निकल पाएगा। अगर हम बात करते हैं वेबसाइट्स के लिए, तो उस केस में हम लो रेजोल्यूशन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, 72 72 PPI और DPI। ठीक है। रेजोल्यूशन की स्पेलिंग गलत आ रही है क्या? रेड क्यों दिखा रही है? 72 DPI और PPI। ठीक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ना, अगर हम वेबसाइट में हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को लेके चलेंगे, रेंडर करके लेके आएंगे, तो उसका साइज क्या निकलेगा? जैसे सपोज इसका साइज निकलेगा 2 MB, और इसका साइज निकलेगा 100 KB। तो अगर हम ये वाली इमेजेस अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे, तो वेबसाइट हमारी काफी स्लो हो जाएगी, एप्लीकेशन हमारी काफी स्लो हो जाएगी। हाँ जब हाँ, अपलोड होने में टाइम लेगी, क्योंकि जब कोई यूजर अपने मोबाइल से कोई वेबसाइट ओपन करेगा, तो उसे 2 MB का डाटा चाहिए होगा। ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी इमेजेस होंगी, तो हमारी वेबसाइट काफी स्लो हो जाएगी। तो इसलिए जब भी वेबसाइट के लिए काम करते हैं, तो कंप्रेस इमेज यूज करते हैं, तो इसलिए हम कम रेजोल्यूशन यूज करते हैं। जैसे आपने कभी कोई स्कूल के लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई फॉर्म भरा होगा, तो वहां पे वो बोलता है कि कम इतने KB की इमेजेस होनी चाहिए,
है ना। वो यही है कि ना आपकी रेजोल्यूशन अगर कम होगी तो कम साइज की इमेज निकलेगी, तो उससे उनका जो डाटाबेस है वो हैवी नहीं होगा, वेबसाइट स्लो नहीं होगी। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे अगर हम लोग कोई इमेज शेयर करते हैं तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। होता क्या है हाँ। कि वो रेजोल्यूशन ना 300 को कन्वर्ट कर देता है 72 में। ठीक है। तो इसलिए हम वेबसाइट के लिए जब भी काम करेंगे तो रेजोल्यूशन 72 रखेंगे, और प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे तो 300 रखेंगे। ठीक है। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। अच्छा, हम लोग ना कलर्स के बारे में भी देखेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स में कौन से कलर्स आते हैं? रेड, वाइट, रेड, रेड, ठीक है, और ब्लू एंड येलो। आर्ट। ठीक है, आरजीबी नहीं होता, पर रेड येलो ब्लू कलर जो होते हैं इनको प्राइमरी कलर बोलते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन कलर को मिक्स करके काम करते हो तो ये आपस में मैच करते हैं। ठीक है। एक कलर व्हील होती है जिसमें प्राइमरी कलर होते हैं हमारे, ये रहे, रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है। इनको प्राइमरी कलर बोलते हैं। ये कलर जो होते हैं ना, ये एक तरीके से ओरिजिनल कलर होते हैं, ये किसी भी ना कलर को मिक्स करके नहीं बनते हैं, मतलब ये प्योर कलर होते हैं। ठीक है। हाँ। जैसे हमने स्कूल टाइम में देखो यहाँ पे बता रहा है ये, फॉर पेंटिंग ड्राइंग टू मिक्सिंग दिस इज, तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि जो लाइक रेड येलो ब्लू जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट के लिए यूज होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ये प्राइमरी कलर होते हैं। और बाकी देखो ये दिखा रहा है कि जो ग्रीन है और ये जो बीच में बन रहा है लाइक पर्पल कलर हो गया, ये सब जो कलर बन रहे हैं उन्हें सेकेंडरी कलर बोलते हैं, जो इनको मिक्स करके बनते हैं। ठीक है। तो ये चलो हम कलर थ्योरी में देखेंगे। अभी हम सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर। स्टार्टिंग में ये वाला सॉफ्टवेयर इसलिए लिया जाता है क्योंकि बाकी सब सॉफ्टवेयर ना इसकी कॉपी है। ठीक है। इलस्ट्रेटर में क्या होगा, जो आप टूल सीखोगे ना फोटोशॉप में भी ना उसी वैसे ही टूल्स मिलेंगे। एंड आप उसके बाद कोई और सॉफ्टवेयर में मूव करते हो, फिग्मा में यूज करते हो, तो फिग्मा में भी इन्हीं के मिक्सचर मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग इसलिए इलस्ट्रेटर से ही करना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर हम लोग ना खुद से चीजें डिजाइन कर सकते हैं, जैसे लोगो डिजाइन करना है, ब्रोशर्स बनाने हैं, पैम्पलेट बनाने हैं, कैटलॉग बनानी है, वो सब चीजें इसमें पॉसिबल हो पाती है। तो जो प्रिंटिंग का काम करता है, तो प्रिंटिंग का काम सारा इलस्ट्रेटर पे ही होता है। इंडिया में ना क्या होता है, छोटी छोटी जो कंपनी है वो इलस्ट्रेटर को यूज नहीं करती, वो कोरल ड्रॉ यूज करती है। ठीक है। तो इलस्ट्रेटर का अल्टरनेट ऑप्शन कोरल ड्रॉ है, पर वो ना सिर्फ इंडिया में होता है। लाइक इंडिया से बाहर ना कोरल ड्रॉ है नहीं, तो वहाँ पे इलस्ट्रेटर ही चलता है। जो बाहर की कंपनी इंडिया में काम कर रही है वो भी इलस्ट्रेटर यूज करती है। जैसे कुछ से मेरे स्टूडेंट ना उसमें काम करते हैं वॉलमार्ट में, तो उनमें पैकेजिंग का काम होता है उनका, वो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करते हैं, तो वो इलस्ट्रेटर पे ही पैकेजिंग करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इसका यूजर इंटरफेस है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ना एक आइकन होगा फाइल का, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से न्यू फाइल लेने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन हम बाद में एक एक करके जाएंगे, पहले न्यू फाइल लेके चलते हैं। जब हम नई फाइल लेके चलेंगे तो यहाँ पे ना आपको लेफ्ट साइड पे ना कुछ प्रीसेट्स मिल जाएगी, जैसे A4 शीट। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग साइजेस मिल रहे हैं, मतलब जो मोस्ट कॉमन साइजेस है ना वो यहाँ पे दे रखे हैं कि आप इन साइज का यूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपके पास मोबाइल की साइज दे रखे हैं, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो मोबाइल एप्लीकेशन के साइज यहाँ दे रखे हैं। अगर आप वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हो, आपकी प्रोफाइल UI UX से रिलेटेड है और आप वेबसाइट बनाने के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ से हम साइज ले सकते हैं। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के लिए ये साइज हो गया। अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो प्रिंटिंग के लिए ये साइज हो गया हमारे पास। ठीक है। A4 शीट, A3 शीट साइज दे रखा है। तो और अगर आपको नहीं पता क्या साइज चाहिए, आपने क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे तो पैकेजिंग करवानी है अपने बॉक्स की, तो वो साइज आपको ना डायमेंशन देगा, वो डायमेंशन आप यहाँ रख लेना। ठीक है। अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं तो हम लोग इंचेस को फॉलो करेंगे, फिट को फॉलो करेंगे, को फॉलो करेंगे। अगर हम वेबसाइट्स के लिए काम करें तो पिक्सल्स को फॉलो करेंगे।
तो अभी फिलहाल मैं ना एक रैंडम साइज ले रहा हूँ, मैं एक ना सोशल मीडिया पोस्ट का साइज ले रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम पे क्रिएटिव्स होते हैं उनका साइज ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1080 एंड 1440 पिक्सल साइज का ये लेके चले। ये ना इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है, जैसे इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटिव्स डलते हैं ना, तो ये उसका साइज है। ठीक है। अगर हम किसी कंपनी में जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा हमें क्या काम मिल सकता है, देखो। अगर हम डिजिटल काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग किसी डिजिटल एजेंसी में काम करते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन का काम करते हैं, तो हमें मिलेगा क्रिएटिव डिजाइन करना, इंस्टाग्राम जैसे पोस्ट हो गई, या फिर आपको मिलेगा वेबसाइट के बैनर डिजाइन करना, या आपको काम मिल सकता है मेटा एड्स बनाना, मतलब जो ऑनलाइन एड्स चलते हैं वो डिजाइन करना, गूगल एड्स बनाना। ठीक है। तो ये सब सब काम मिलेगा ईमेलर डिजाइन करना। ठीक है। और वेबसाइट वाला पार्ट जो है हम लोग फिग्मा में करेंगे, तो वो फिग्मा के लिए छोड़ देंगे उसको। अगर हमें प्रिंटिंग में काम कर रहे हैं, तो हमें लोगो डिजाइन करने के लिए मिल सकता है, हमें विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ब्रोशर, बुक्स, मैगजीन, और पोस्टर, पॉलिटिकल पोस्टर, ठीक है, मूवी पोस्टर, ये सब मिल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे तो इंचेस का यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज कर सकते हो, एमएम का यूज कर सकते हो। और अगर वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं या किसी भी कोई भी सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो हमेशा पिक्सल्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ना हम लोग जब भी वेब के लिए काम करते हैं, तो कौन सा कलर मोड जाता है मयूरी? आठ। आरजीबी। तो हम लोग आरजीबी लेके चलेंगे, और अगर प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे होगे तो सीएमवाई के यूज करेंगे। एंड रेजोल्यूशन हमारी 72 रहेगी वेब के लिए, देखो स्क्रीन लिखा हुआ है, और हाई रेजोल्यूशन 300 प्रिंटिंग के लिए। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आर्टबोर्ड कितने चाहिए, अगर मुझे एक साथ ना पूरा लाइक वो बनाना है, लाइक कैरोसल बनाना है, मतलब पोस्ट का कैरोसल बनाना है कि यूजर स्क्रॉल कर सके, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ 10, नंबर ऑफ 5 ऐसे रख सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ एक ही डिजाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे 1 प्रेस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा प्रिंटिंग में एंगेज करेगा इसको, तो इसको भी छोड़ देते हैं ब्लेड वाले एरिया को। यहाँ पे कलर मोड हमने देख लिया, रास्टर इफेक्ट देख लिया, प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट रहेगा हमारा, और हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया इस तरीके से। हाँ। तो ये हमारा आर्ट बोर्ड है, लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स है, राइट साइड पे उनकी प्रॉपर्टीज है। तो जो हम लोग करेंगे स्टार्ट, वो हम ना बिल्कुल बेसिक से करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता हो, या थोड़ा बहुत आपने सॉफ्टवेयर सीखा हो, पर मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, तो मैं आपको ना बेसिक से सारी चीजें, एक एक टूल, सारी चीज सिखाऊंगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा है, आर्टबोर्ड बीच में आ रहा है। अगर हमें आर्टबोर्ड एक और चाहिए, जैसे कि मैंने भी बताया था कि वहां पे हम नंबर ऑफ 5, 10, 20, 50 ऐसे आर्टबोर्ड ले सकते हैं। तो अगर आपको आर्टबोर्ड जो है वो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना एक काम करो, आप शिफ्ट ओ प्रेस करो। जैसे ही आप शिफ्ट ओ प्रेस करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ना आर्टबोर्ड टूल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, ये आर्टबोर्ड टूल है। ठीक है। ये वाला टूल की शॉर्ट की यहाँ लिखी हुई है Shift+O। इस आर्टबोर्ड को आप ऐसे मूव भी करा सकते हो, ये रहा। ठीक है। कंट्रोल- से आप जूम आउट कर सकते हो, मैं यहाँ साथ साथ लिख भी देता हूँ। शॉर्टकट है, सारे नोट्स में आपको बना के दे दूंगा इसके। शॉर्टकट है Shift+O। इससे आर्टबोर्ड टूल ओपन हो जाता है। अगर मुझे एक और आर्टबोर्ड चाहिए, तो यहीं पे ना ऊपर आर्टबोर्ड, क्योंकि ये वाला टूल एक्टिव है, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। देखो, पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि आप इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब विथ हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट विथ में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इस पे क्लिक करोगे तो वापस पोर्ट्रेट में हो गया। ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो नया आर्टबोर्ड आ जाएगा। यहाँ एक डस्टबिन का आइकन आ गया, तो पता ही होता है सबको कि ये डिलीट का आइकन होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। पर देखो, अब ये डिसेबल हो गया, क्योंकि एक कार्डबोर्ड कंपलसरी होता है कि एक कार्डबोर्ड तो रहना ही चाहिए। तो एक कार्डबोर्ड तो यहाँ पे हमारा रहेगा ही रहेगा।
ठीक है। यहाँ पे हम आर्टबोर्ड का नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम मैंने फर्स्ट रख दिया। ठीक है। ये इसकी पोजीशन है, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। ये एक्स वाई मतलब पोजीशन है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। ये इसकी विड्थ आ गई, ये हाइट आ गई, अगर आपको चेंज करनी होगी तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने पूरी सेटिंग कर ली इसकी आर्टबोर्ड की, अब आपको अप्लाई करना है, तो आप सिंपल सा ना, ये टूल होता है मूव टूल, सिलेक्शन टूल बोलते हैं। इस पे क्लिक करोगे तो आप आर्टबोर्ड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीजें बनती है ना, मैथमेटिकल शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन से बनती है, तो हम पहले उन्हीं का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना, ये रेक्टेंगल टूल है, दिस वन। रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट है एम। तो यानी हम लोग एम प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। तो हमने एम प्रेस किया। अगर आप ना लाइक शिफ्ट दबा के ऐसे ड्रैग करोगे तो रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जितना भी साइज का चाहिए तो हम लोग ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है। सिलेक्शन टूल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है ही पहले से, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, ये अनसिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्लस से जूम होता है। कंट्रोल एंड प्लस जूम के लिए, एंड कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं पहले समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन से ऐसे मार्क कर लेता हूँ। इस सेक्शन को हम बोलेंगे, जो लाइन से आ रही है इसको हम बोलेंगे स्ट्रोक। दिस वन। ये क्या लिखा आ गया? देखियो इतना सा खुला हुआ था, दूसरा से निकल के। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। इस वाले सेक्शन को हम बोलेंगे फिल। मैं ऑल्ट दबा के डुप्लीकेट कर रहा हूँ। फिल ऑल्ट के साथ ड्रैग करते डुप्लीकेट हो जाती है। इस इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट्स। ये जो 1 2 3 4 पॉइंट है। अच्छा। फिर इसके बाद यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स आते हैं, ये वाले अंदर वाले, इनको बोलते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ना ऐसे ये वाइट वाले पॉइंट आएंगे, इस तरीके से पूरा बन के आएगा। इनको बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। हाँ, अब इनका यूज समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ना, ये व्हाइट कलर यहाँ एक्टिव दिखा रहा है और ये ब्लैक कलर एक्टिव दिखा रहा है। ये व्हाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है। तो आपको अगर कलर चेंज करना होगा तो आप डबल क्लिक करना, यहाँ से आप कोई कलर पिक कर लो, जैसे कि मुझे येलो कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर पिक किया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये कलर आ गया जो हमने पिक किया था। ठीक है। अगर मुझे आउटलाइन में कलर चेंज करना है तो यहाँ ये आउटलाइन है, स्ट्रोक है यानी, इस पे आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कलर चाहिए। आप स्ट्रोक को बढ़ा लेता हूँ मैं ताकि दिखाई दे, यहाँ से स्ट्रोक का वेट बढ़ जाएगा। अगर आपको फिल कलर नहीं चाहिए इन केस, तो आप इस पे क्लिक करना और क्रॉस कर देना, फिल कलर चला जाएगा। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप क्लिक करना, क्रॉस कर देना, आउटलाइन भी बंद हो जाएगी। तो मैं वापस फिल में कलर दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये कलर दे दिया ऐसे। मुझे आउटलाइन में कलर नहीं चाहिए था तो मैंने आउटलाइन को यहाँ क्रॉस क्रॉस रखा, यहाँ पे क्लिक करने से क्रॉस हुआ था। ठीक है। तो ये फिल और आउटलाइन स्ट्रोक समझ लिया नहीं हमने। सेकंड आते हैं हमारे पास, यहाँ पे एंकर पॉइंट है और यहाँ कॉर्नर पॉइंट है। पहले कॉर्नर पॉइंट समझ लेते हैं। जब आप इसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो ये कॉर्नर पॉइंट हाईलाइट हो जाएंगे। आप अगर यूं ड्रैग करोगे डायरेक्ट तो चारों साइड से कॉर्नर पॉइंट राउंड हो जाएंगे ऐसे। जूम कर लेते हैं। लाइक मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ तो वापस बाहर हो गए, तो अपने हिसाब से हम कितना भी कॉर्नर राउंड कर सकते हैं ऐसे। पर अगर आप ना ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे इसी के ऊपर तो ये अंदर की तरफ राउंड हो जाएगी ऐसे।
अगेन ऑल्ट प्रेस करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, तो अब ये शेप क्रिएट कर देंगे। अगेन ऑल्ट प्रेस किया, वापस नॉर्मल हो जाएंगे। मैं बैक कर लेता हूँ। अगर आप सिंगल पॉइंट ऐसे पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये हाईलाइटेड हो गया। अब आप ड्रैग करोगे, सिर्फ एक ही पॉइंट सिलेक्ट होगा। अगेन इस पे क्लिक किया, ड्रैग किया, ये देखो एक ही पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है। अगर आपको 2 या 3 पॉइंट एक साथ करने हैं तो आप ऐसे क्लिक करना। जब भी हम मल्टी सिलेक्ट की बात करते हैं तो शिफ्ट यूज करते हैं, तो शिफ्ट दबा के हमने यहाँ क्लिक करा, एंड शिफ्ट दबा के हमने यहाँ क्लिक किया, तीनों पॉइंट अब सिलेक्ट हो गए, ये अनसिलेक्ट दिखा रहा है। आप इसको यूं ड्रैग करोगे तो तीनों पॉइंट ऐसे डिजाइन दे देंगे। ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डिजाइन बन गया ऐसे। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ जब क्लिक किया तो ये देखो एक आइकन बन गया, हमारा लेबल का आइकन बन गया। ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह एक सर्कल ले लेते हैं, होल्ड करके सर्कल भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल व्हाइट कलर डाल देते हैं। तो ये देखो, ये एक लेबल का आइकन बन गया है यहाँ पे। ठीक है। इसी को इसमें हमने कौन कौन से टूल यूज कर लिए, हमने यूज करे फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड फिल, एंड थर्ड हमने कॉर्नर पॉइंट को देखा। ठीक है। अच्छा, बाउंडिंग बॉक्स का भी यूज आया नहीं है, और एंकर पॉइंट का भी यूज आया नहीं, तो पहले एंकर पॉइंट को देख लेते हैं। एंकर पॉइंट तभी रिएक्ट करते हैं जब ना आप ये सेकंड वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करोगे। तो आपने ना ऐसे क्लिक किया, इस तरीके से देखो, आप ना ऐसे ट्रैक कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। तो आप ना एंकर पॉइंट से ना इन पॉइंट्स को मूव करा सकते हो इस तरीके से। ठीक है। तो मतलब हम ये इन पॉइंटों को ऐसे मूव करा सकते हैं। ये 4 पॉइंट बाय डिफॉल्ट आते हैं, जैसे मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल लेके दिखाता हूँ, ये रहे। ये जो एंकर पॉइंट होते हैं बाय डिफॉल्ट 4 आ रहे हैं। ठीक है, हर शेप में 4 ही आएंगे, ट्रायंगल होगा तो 3 आएंगे। अगर आपको इनको ऐड करना होता है तो आप प्लस के बटन दबा के, सिर्फ प्लस, कंट्रोल नहीं, प्लस दबा के आप ऐसे पॉइंट को ऐड कर सकते हो। फिर आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो ऐसे। ठीक है। तो ये काफी काम आएगा। ठीक है। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये क्या करेगा, ये कोई भी पॉइंट्स को ऐसे मॉडिफाई कर सकता है इस तरीके से। तो चलो इसी से ही ना अब हम लोग डिजाइन करते हैं। बस एक लास्ट रह गया हमारा बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स का यूज होता है ऑब्जेक्ट के साइज को स्केल करने के लिए। जैसे जब हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा एक बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं इसको। शिफ्ट दबा के मैं इसे छोटा करता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। इसे मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, ये हर सॉफ्टवेयर में ही मिल जाएगा आपको। पर इस सॉफ्टवेयर को मुझे बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ना इसमें ना कभी कभी ये बंद भी हो जाता है ग्राफिक कार्ड की वजह से। कभी कभी ये ऐसा हो जाता है। तो जब आप इसे स्केल करने की कोशिश करोगे ना तो ये स्केल होगा नहीं। कभी ऐसा हो जाए तो हम लोग बाउंडिंग बॉक्स को इनेबल करेंगे। इनेबल करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट बी। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट बी करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब हम लोग इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा दिक्कत आती है तो आप कंट्रोल शिफ्ट बी कर सकते हो, इससे बाउंडिंग बॉक्स इनेबल हो जाता है। इनेबल बाउंडिंग बॉक्स। हाँ। तो ये सारे हमने और इसके सारी प्रॉपर्टीज समझी। अब इसी से हम कुछ डिजाइन करके देखते हैं। इन सबको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ और साइड में रख लेते हैं। तो आपकी लाइक जो ऑफिस की टाइपिंग है वो फिक्स है या फिर रोटेशनल होती रहती है? वो रोटेशनल कहते हैं बट हाँ, सारे न्यूज़ चैनल में ऐसा ही रहता है, मतलब रोटेशनल होती रहती है। काफी सारे स्टूडेंट मेरे कर रहे हैं, News 24 में कर रहे हैं, आज तक में कर रहे हैं, तो उनका यही रहता है। तो ये देखो, ये रेक्टेंगल है हमने, और यहाँ पे ना ऐसे यूं ड्रैग किया इस तरीके से, तो ये एक रेक्टेंगल आ गया। मैंने क्या किया, इसके कॉर्नर को ना यूं राउंड कर लिया इस तरीके से, ड्रैग करके। तो ये ठीक है, हमारे पास ये शेप बन गई। मुझे ना एक अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक आइकन बनाना है फाइल मैनेजर का।
तो मैंने ऐसे यहाँ पे एक शेप बना ली। तो ये मेरा इसका ना सर, ये स्टार्टिंग का फेस होगा। और बैक साइड पे मुझे थोड़ी डेप्थ चाहिए, फोल्डर जैसा आइकन बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी ना कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है। और पेस्ट करने के लिए हमें ना दो कंडीशन मिलती है। या तो हम लोग ना बैक साइड में पेस्ट कर सकते हैं या फ्रंट में पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको बैक साइड में पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी यूज करेंगे, बॉम्बे वाला। ठीक है। कंट्रोल बी करा तो बैक साइड में पेस्ट हो गया ये। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ ऐसे। और इसका कलर ना मैं यहाँ से डेप्थ चेंज करके देखता हूँ। तो ये आपको दिख गया होगा कि ये क्या हो गया, पीछे एक और बॉक्स बन गया है। कंट्रोल सी से कॉपी किया था हमने, कंट्रोल बी से बैक में पेस्ट कर दिया था। फिर मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे ना इसके अंदर ना व्हाइट कलर के पेपर से दिखाने हैं, तो मैंने इसी की ना कॉपी कर ली, कंट्रोल सी से कॉपी। और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लिया। एफ से फ्रंट में पेस्ट होता है और बी से बैक में पेस्ट होता है। तो मैंने इसकी कॉपी की थी, तो मैंने कंट्रोल एफ कर दिया और इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ऐसे। इसके अंदर व्हाइट कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। फिर अगेन मैंने अब ना क्या करा, इस वाले की कॉपी कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। और इसको मैंने थोड़ा सा और ड्रैग करके नीचे ले गया और इसके अंदर कलर मैंने प्रॉपर व्हाइट कलर दे दिया। तो अब देखो ये हमारे पास कुछ फोल्डर का आइकन इस तरीके से बन गया। ठीक है। इतना बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा ना ये टिल्ट करना है, तो टिल्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करूंगा। एंकर पॉइंट पकड़ूंगा इनके, तो एंकर पॉइंट हम यू ड्रैग करके भी पिक कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे जब व्हाइट कलर के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये अनसिलेक्ट है। और जितने भी ब्लू कलर के पॉइंट दिखा रहे हैं वो ना, इसका मतलब सिलेक्टेड है। तो हम लोग ना बस इसको पिक करके और ना थोड़ा सा लेफ्ट एरो बटन दबा के देखते हैं। तो ये देखो ये ड्रैग हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ बना लिया। अगेन मैंने इसे पिक किया ऐसे। अब ये सारे नीचे के जितने भी पॉइंट है सब ड्रैग हो गए, इसको हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फोल्डर का आइकन बन गया इस तरीके से। ठीक है। ये जो पॉइंट है इनको थोड़ा सा ठीक करना हो तो आप इस पॉइंट को उठा के ऐसे शिफ्ट करा सकते हो, इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट करा दिया। और इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा मैंने ऐसे शेप दे दी। तो ये हमारा एक फाइल मैनेजर का आइकन बन गया। ठीक है, जो हमने शेप्स यहाँ समझी थी ना, उसी से रिलेटेड बनाया हमने। ठीक है, वही सारे टूल यूज करें। सिलेक्शन टूल लेके इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। तो ये ग्रुप हो गया, तो ये मेरा एक इस तरीके से आइकन बन गया। चलो ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं, कुछ और इसी से डिजाइन करते हैं। अगेन मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेट। इसके अंदर मैंने कलर दे दिया, कौन सा कलर चाहिए, लाइक मैंने यहाँ पे एक काम करा, रेड कलर दे दिया इसमें। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट। ठीक है, यहाँ से मैंने ना इसको पिक करके इसे यहाँ रख दिया। यहाँ पे हमने कलर दे दिया इसके अंदर, ब्लैक कलर। हम्म। ठीक है। अगेन मैंने ना रेड कलर वाले बॉक्स को पिक किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। और यहाँ से पिक करके इसके अंदर भी ब्लैक कलर दे दिया, दिस वन। तो ये एक ना रेड कलर का और ब्लैक कलर का बॉक्स बन गया। तो आपको समझ में आया ना, फ्रंट पे पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल एफ से। और कंट्रोल बी से बैक में पेस्ट होगा। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा, शिफ्ट दबाने से बिल्कुल एक ही रेशियो में मूव करेगा। एंड अगेन हम यू ड्रैग कर लेते हैं दिस वन। ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट। और यहाँ से ना हमने पिक करके इसे नीचे की तरफ रख दिया। देन इसके अंदर हम कलर दे देते हैं, दिस वन। तो ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है।
अगेन मैंने रेड वाले बॉक्स को पिक किया, कंट्रोल सी से कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, और इसको उठा के मैंने ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करके यहाँ रख दिया। इसके अंदर कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर। कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ करा, इसको उठा के हमने ऊपर रख दिया। इसके अंदर कलर चेंज कर लिया, ब्लैक कलर। तो ये एक पेंसिल बन गई। अब मुझे क्या चाहिए था, इसके कॉर्नर राउंड चाहिए, इक्वल राउंड चाहिए, तो आप दोनों को एक साथ पिक करना, शिफ्ट दबा के, और ड्रैग करना। ठीक है। और इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, तो ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एंकर पॉइंट। हाँ, एंकर दो दो तरीके हैं, देखो, या तो आप क्या करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो, इस पॉइंट को पकड़ो, इसको उठा के ऐसे रख लेंगे, इस वाले पॉइंट को पिक करेगा, इसको यहाँ रख लेंगे। ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं ना प्लस का बटन दबाता, जिससे ऐड एंकर पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं माइनस का बटन दबाता, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता, अगेन इस वाले को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, प्लस से एंकर पॉइंट ऐड होता है, माइनस से डिलीट हो जाता है। अब लाइक मुझे यहाँ पे एक ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं ना एक और टूल इसमें ऐड कर रहा हूँ। वैसे तो मैं ऐड एंकर पॉइंट से भी कर सकता हूँ, एक बार इससे करके दिखा देता हूँ मैं पहले। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, और हम लोग एक काम करते, प्लस का बटन लेते, प्लस से हमने क्या किया, यहाँ पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट हमने यहाँ बना दिया। ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आता है ए से, इस पॉइंट को पिक किया, इसको यहाँ रख लिया हमने, इस वाले पॉइंट को पिक किया, इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ रख लिया, दिस वन, एंड देन ब्लैक कलर देंगे इस तरीके से। और अब मुझे यहाँ ये पॉइंट हटाने हैं, तो माइनस का बटन बताया मैंने, यहाँ क्लिक करेंगे, अगेन इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया। ठीक है। पर मैं इसके लिए ना इतना नहीं प्रोसेस करता, मैं क्या करता है, इसको साइड में रख लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और तरीका यूज कर सकता हूँ, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पे भी सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ। मैंने एक लाइन ली, इसके ऊपर ना, इसी के ऊपर लाइन रख दी ऐसे। अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है पाथ, एक ऑप्शन है डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये चीज अलग हो जाएगी। और इसका कलर हम लोग चेंज कर देगा, पर ये चीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी पहले पर हम एक एक तरीका यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा आ गया। तो ये पेंसिल इस तरीके से बन गई, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है। और ये बाउंडिंग बॉक्स को आप ऐसे रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ मुझे बीच में नटराज पेंसिल लिखना है, तो टाइप टूल ये रहा, हाँ, ये तो हर सॉफ्टवेयर में सेम होता है। अगर आपको कॉपीराइट या रजिस्टर का साइन चाहिए, तो टाइप में जाना, यहाँ पे ग्लिप्स का ऑप्शन मिलेगा। कहाँ गया, दिस वन। तो मुझे चाहिए था आइकन रजिस्टर का, तो रजिस्टर का आइकन इसके अंदर अवेलेबल है क्या? होता है इसी के अंदर, नहीं तो यहाँ पे ना हम लोग इसमें नहीं, इसमें सिंबल लिख देंगे। हाँ, यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ देखो, आपको मुझे रजिस्टर का साइन चाहिए, तो आप डबल क्लिक कर देना, रजिस्टर का साइन आ जाए। इसको उठा के हम लोग इधर रख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, दिस वन। इन दोनों को अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के लिए बस आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, और यहाँ सेंटर लाइन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये पूरा बन गया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। एक एक और डिजाइन करते हैं। रेक्टेंगल लिया हमने इस तरीके से, यहाँ पे हमने कलर दे दिया, दिस वन। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, यहाँ पे हमने प्लस क्लिक किया, यहाँ पे माइनस का बटन दबाया, हमने इस पे क्लिक कर दिया, दिस वन। फिर माइनस, इस पे क्लिक कर दिया आपकी बार। हाँ,
इसको हम थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, ऐसे कुछ। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लिया। कॉर्नर अगर राउंड करने हो गए तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, इससे हमने, वैसे तो इसमें भी आ जाता है, पर अगर नहीं आ रहा ना, यहाँ नहीं दिख रहे, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देना। और इसके कॉर्नर को मैं थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ, तो ये हमारा एनवलप बॉक्स बन गया। ठीक है। इसी को की मैं थोड़ी डेप्थ भी दे देता हूँ, तो मैंने इसी की कॉपी कर ली कंट्रोल C से। बैक में पेस्ट करने के लिए बताया मैंने कंट्रोल B। कंट्रोल पी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ना फ्लिप कर देते हैं। तो फ्लिप करने के लिए एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसे घुमा देता हूँ। ठीक है। या फिर एक तरीका ये भी है कि मैं ना इसकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज का आइकन होता है, इस पर क्लिक करूंगा और यहीं पे डायरेक्ट ना फ्लिप करने का आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा। इसको हम लोग इससे अलाइन कर लेते हैं। ऐसे ड्रैग करके भी ले जा सकते हो, पर ये तरीका अनप्रोफेशनल हो जाता है, तो आप ना क्या करो, इसको पिक करो, इसको शिफ्ट दबा के पिक करो, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ बॉटम अलाइन पे क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। तो ये हमारा एक एनवलप का आइकन बन गया। इसको हम कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो बेसिक शेप सीखी उसमें हमने ये चार आइकन बनाए। एक हमने टैग वाला आइकन बनाया, एक हमने पेंसिल बनाई, ठीक है, एक हमने फोल्डर का और एक एनवलप। ठीक है। तो अगर आप ये बनाते हो तो ना आपका बेसिक ना स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो पहले अभी आगे नहीं, कुछ नहीं करना आपने ना, सिर्फ इतने ही ना बेसिक बेसिक शेप्स बना दी। ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना अभी आपके पास? इलस्ट्रेटर तो है फोटोशॉप। एक सेंटर तेज बोलना, आवाज मिस हो गई। और अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो इलस्ट्रेटर भी है हमारा ना, 1 मंथ तो इलस्ट्रेटर ही चलेगा। तो पहले इलस्ट्रेटर पे आप सिर्फ इतना डिजाइन करना। ठीक है। सारे नोट्स जो जो मैंने आज लिखे हैं वो मैं शेयर करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, जो दिक्कत आएगी मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है। पर जितनी भी मैंने कमांड बताई है ना, वो ना कॉपी के ऊपर लिख लेना। ठीक है। क्या? अच्छा ठीक है, आपने रखा है ना, भी नोट डाउन कर रहा ना, ठीक है। हाँ। आप पहले एक बार इंस्टीट्यूट भी आ चुके हो ना? हाँ मैं आई। हाँ राइट, इवनिंग के टाइम पे आए थे ना। हाँ, हाँ, मुझे नाम से याद था, क्योंकि मयूरी नाम देखा ना मैंने, तो ये थोड़ा यूनिक नाम हो गया, तो इसलिए मुझे याद था। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आपने इतना ही करके मुझे शेयर करना है। एक बार मैं इमेज निकालना और सिखाया था, तो इमेज कैसे निकालते हैं। आपको जैसे किसी चीज की इमेज निकालनी होगी, जैसे मुझे सिर्फ एनवलप की चाहिए, तो हम लोग इसको साइड में रख लेते हैं, आर्टबोर्ड पे सिर्फ एनवलप रखेंगे। आपको आर्टबोर्ड छोटा करना होगा तो कर लेना, Shift O दबा के आप आर्टबोर्ड के साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसे कुछ। हाँ। अब इसको मुझे लाइक क्या करना है, इसकी इमेज निकालनी है। तो इमेज निकालने के लिए फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट एस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जेपीजी का ऑप्शन आ रहा है, जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, मतलब अलग अलग इमेज का ग्रुप बन के हम लोग क्या कर रहे हैं, कि इमेज निकाल रहे हैं। तो मैं इसको जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे ना यूज आर्टबोर्ड लिखा होगा, इस पे आप क्लिक कर देना, ताकि ना सिर्फ आर्टबोर्ड की चीज निकले, बाहर की चीजें नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये एनवलप था तो मैंने इसका नाम एनवलप रख लिया। और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं, देखो कैसा आउटपुट निकला है। और अगर बिना बैकग्राउंड की इमेज चाहिए होगी तो जेपीजी की जगह हम पीएनजी यूज करेंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये सारी शॉर्टकट भी मैं सबकी फुल फॉर्म भी लिखवा दूंगा। अभी लोड हो रही होगी। ये आ गई देखो इमेज।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने एक्सपोर्ट करना सीख लिया। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 30 डेज का टारगेट लेके चलेंगे, 30 डेज में आपका ये ना काफी प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बाय, फिर कल आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके देन, ओके। थैंक यू। मैं कॉल कट करूँ? हाँ, आप कट कर दो, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूँ। ओके बाय।